बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता। एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में यही कहा था कि बांकीपुर से एक विधायक जिता दीजिए, 202 विधायकों वाली सरकार की नाक में नकेल कस देंगे। और जनता ने बांकीपुर की उस सीट से प्रशांत किशोर को जिता दिया जिस सीट पर लगातार 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार जीते, उसके पहले उनके पिता 4 बार जीते। और उस सीट से, जिस सीट पर जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के लिए मुफीद है, एनडीए का वोट बैंक है, बिहार की 243 सीटों में से सबसे सुरक्षित बीजेपी की अगर कोई सीट मानी जाती रही है तो बांकीपुर है। उस सीट से प्रशांत किशोर जीत गए। जीत के जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े हैं, प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं, 19,324 वोट से जीते हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा नंबर 2 पर रहे, 44,827। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रही हैं, 14,000 वोट मिले हैं। पिछली बार की तुलना में देखें तो रेखा गुप्ता पिछली बार 46,000 वोट पाई थी, इस बार आधे से भी कम, लगभग 1/3। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर डंके की चोट पर, जो प्रशांत किशोर बहुत जख्मी हुए थे बुरी तरह से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में, कि 238 में से 236 सीटों पर जिनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी, 0 सीट मिली थी, मतलब खाता नहीं खुला था, वो प्रशांत किशोर डंके की चोट पर गाजे बाजे के साथ जीत गए। और उसके बाद बिहार की राजनीति यहां से क्या रुख लेगी और अगले 3 साल 4 साल में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बिहार में एक ऐसी आवाज बिहार विधानसभा में गूंजेगी जो आवाज शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर की बुलंद आवाज है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है संतोष सिंह, जो बिहार में इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर हैं, लगातार बिहार की राजनीति को समझते हैं, बांकीपुर भी कई बार गए होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जो आज ही तस्वीर आई है, जो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने रोड शो किया है वो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखेगी। जीत के जश्न की तस्वीर है, बीजेपी की हार की भी तस्वीर है, लेकिन साथ में आरजेडी के लिए भी कुछ संदेश है और कुछ बड़ा संदेश बिहार के लिए भी है। तो जरा आप डिकोड कीजिए कि प्रशांत किशोर की इस जीत के क्या मायने हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 8 महीने पहले यही पार्टी है जनसुराज पार्टी, जिसको कि 3.44% वोट्स आए। कितना सा मीडिया हाइप था और उसके बावजूद भी और प्रशांत किशोर लगे हुए थे। अक्टूबर 2022 से लगे हुए थे, जो भितिहरवा से उन्होंने आश्रम शुरू किया, पैदल यात्रा किया, सारी सारी बातें हम लोग जानते हैं। और एक नैरेटिव उन्होंने चलाया कि भाई आप किस प्रकार से एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें, एक वेलफेयरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर था, नीतीश कुमार बहुत बड़े फैक्टर थे। उन सब के कारण से एनडीए को ब्रूट मेजॉरिटी आई। लेकिन बांकीपुर बायपोल की जब बात हुई, तो जब मैं कंस्टिट्यूएंसी में पहले घूमा और इलेक्शन के दिन भी घूमा, तो एक चीज ओवरराइडिंग फैक्टर देखा कि लोग सब बात कर रहे थे कि हु इज ए बेटर कैंडिडेट। यहाँ ये बात नहीं थी कि इस सीट के जीतने के बाद सरकार बदलेगी। यहाँ ये बात नहीं थी कि आप डरा देंगे कि यहाँ हार जाएंगे तो लालू जी आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। नहीं, 202 के मेजॉरिटी में बैठी हुई है एनडीए सरकार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तरह से प्रेस्टीज, बैटल ऑफ प्रेस्टीज थी। ये देखिए, बांकीपुर का पहले नाम पटना वेस्ट था, 1962 की बनी हुई कंस्टिट्यूएंसी है। और 77 में पहली बार बीजेपी, तब जनता पार्टी को उसमें जनसंघ हुआ करता था, ठाकुर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद के पिताजी पहली बार जीते थे। उसके बाद 80 नहीं जीते, 80 नहीं, 85 नहीं, 90 नहीं, 95 में नवीन किशोर सिन्हा जीते, तब से लेके अब तक जीतते रहे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल हेड एज में भी, बरदहस्त के जमाने में भी, पटना की चारों जो अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है, एक आध एग्जाम्पल को छोड़ करके सब बीजेपी लगातार जीती, चाहे वो पटना साहिब हो, कुमरार हो, दीघा हो या बांकीपुर, ये सारी कंस्टिट्यूएंसी बीजेपी जीतती रही है। तो बीजेपी इसको अपना दुर्ग मान के चली हुई थी। ये वही कंस्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर में आपको सीएम हाउस है, राजभवन है, स्टेट सेक्रेटेरिएट है, बीजेपी का ऑफिस भी है।
अब बीजेपी के ऑफिस के सिविक और के थ्रू होगा बीजेपी तो के हो तमाम सकता है नेताओं का घर भी है, रविशंकर प्रसाद से लेकर नितिन नवीन से लेकर बहुत सारे, क्योंकि एकदम शहरी इलाका है। सबके और जो खबर है कि प्रशांत किशोर जो जीते हैं उसमें नितिन नवीन का बूथ या उनके आसपास के इलाके, रविशंकर प्रसाद के घर के आसपास इलाके, वहां भी प्रशांत किशोर को जीत हासिल हुई। निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि राउंड 1 से एक भी राउंड नहीं हुआ, एक आध राउंड में अगर राउंड की सिर्फ बात करते थोड़ा सा अंतर रहा होगा, लेकिन ये अपना मेंटेन उन्होंने बरकरार रखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको लगा, मुझे थोड़ी सी ये विश्वास नहीं हो रहा था जब उनके उनके कुछ व्यक्ति ने कहा था कि हमको 70,000 वोट आ रहा है। आप देखिए देवर ऑलमोस्ट क्लोज, 64,000 अगर आया है तो 6,000 ही कम। तो इस प्रकार जो माइक्रो मैनेजमेंट था, बीजेपी ने ये सोचा था कि हम अपने बड़े बड़े नेताओं को लगा देंगे, एमएलए एमपी को लगा देंगे, आ जाएगा। तो अब 34.3% की पोलिंग हुई। इसके बनिस्पत जिस चीज के लिए प्रशांत किशोर जाने जाते हैं वो उनके लिए कारगर साबित हुआ। उन्होंने जैसे कि मोहल्ला मीटिंग की, छोटी छोटी सभाएं की, पब्लिक कंटेक्ट किया। मैंने प्रशांत किशोर को गलियों में पैदल चलते देखा। मतलब कि ठीक है वो उन्होंने पैदल यात्रा की है, लेकिन एक प्रशांत के दलदली इलाके में, कदम कुआं के इलाके में बरसात वाली सड़क पर चलना और मतलब कंप्लेन नहीं करना, तो ये एक डिफरेंट, एक मेलो डाउन प्रशांत किशोर को देखा। और सब लोग उसके बनिस्पत 2 कैंडिडेट थे। एक तो इनका माना जा रहा था जो नीरज कुमार सिन्हा हैं, ये इनके कैंडिडेट हैं, प्लेस होल्डर कैंडिडेट के रूप में माना जाता था। और रेखा गुप्ता जिनकी हमने चर्चा की, जिन्हें 46,000 वोट है, उनकी तो चर्चा ही नहीं थी। मतलब कि आप वो घूम रही हैं, उनको लोग नोटिस भी नहीं कर रहा था को कंस्टिट्यूट। ये सीधा बैटल था कि प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी, एकदम सीधा बैटल। एक दो कंस्टिट्यूएंसी में जब कदम कुआं वाले इलाके में मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा ठीक है अपर कास्ट कास्ट का वोट उनको डोमिनेंट रूप से बीजेपी को मिलता, लेकिन और जो तमाम इलाके में अशोक राजपथ वाले में घूमे, जक्कनपुर, मीठापुर, बोरिंग रोड, राजापुर, ये सब इलाकों में घूमते हैं, तो मैंने या तो मिक्स फीलिंग देखी या डोमिनेंट प्रशांत किशोर देखा। और एक जो बिगेस्ट टेक अवे है, मुस्लिम वोट की लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्टिंग में देख रहा हूं, जो आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये एक सीट की बात नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से ये पार्टी मेहनत करती रही, हु नोज कि एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में आप अपदस्थ कर सकते हैं। जैसे कि 90 में लालू जी आए तो 95 में विश्वास नहीं था बीजेपी को प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बन जाएंगे। तो सुशील कुमार मोदी कहीं जा रहे थे तो उनको बोला कि आप लोग प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, तो स्कूटर से कहीं जा रहे तो रोक लिए कि ये कैसे हो सकता है। ये चीजें प्रशांत किशोर के साथ अगर वो लेवल हेडेड रहते हैं तो जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस जिस प्रकार की पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और इसने कास्ट और रिलीजन के बैरियर को इस इलेक्शन में इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। उस लाइन पर बातचीत ही नहीं हो रही थी कंस्टिट्यूएंसी में। इट वाज अबाउट गुड हु इज ए बेटर कैंडिडेट। तो प्रशांत किशोर द बेटर कैंडिडेट। बीजेपी का जो एक तरह से जो कहते हैं दुर्ग वाला जो एरोगेंस था कि कुत्ता बिल्ली वाले लाइन को प्रशांत किशोर ने इतना इनकैश किया कि देखिए आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आपके डिस्कशन को कहते हैं कि किसी को खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। आप लोगों की बुद्धि इतनी इतनी है, आप बताइए उनको। और आपको फिर कहा गुलाम, कि ये आपको कितना गुलाम बीजेपी वाले मानते हैं कि वो करे कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा? निश्चित रूप से हर एक सभा में, तकरीबन हर एक सभा में ये विदाउट फेल उन्होंने बोला। तो उनके जाने के बाद जब लोगों से हम लोग बातचीत करते थे तो कहते थे बात में तो दम है। बात जो कह रहे हैं कि कम से कम ये बात कर रहे हैं कि भाई देखिए हम इसको जीरो घूस असेंबली बनाएंगे सेगमेंट की, जितना पैसा आता है सरकार की तरफ से उतना काफी है, वो फिल्फर हो जाते हैं रास्ते में। तो ये सिविक इशू की बात भी कर रहे थे। वो ये भी कर रहे थे कि अब शिक्षा के लिए आप अगर सरकारी स्कूल सेटिस्फाइड नहीं है, जन स्वराज अपने खर्चे से आपके बच्चों को स्कूल भेजेगी। तो वो इशू की बात कर रहे थे। वेदर एज अगेंस्ट बीजेपी इमोशनल कॉर्ड की बात कर रही थी कि नितिन नवीन कह रहे थे कि यहाँ की गलियों में पल के बड़े हुए हैं। तो वो इमोशनल कॉर्ड स्ट्राइक करना वो जनता को इस बार नहीं भाया। और उनके जो कोर वोटर्स हैं, पार्कों में जाकर मिलते जो कि कहते थे कि हम आरएसएस को वोट, आरएसएस के काडर हैं, बीजेपी के वोटर्स रहे हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ जनसंघ बीजेपी वोटर्स हैं, वो कह रहे थे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हम प्रशांत किशोर को देंगे। तो इस बार प्रशांत किशोर द बेटर कैंडिडेट, ये एक ओवरराइडिंग लाइन था चुनाव में कि ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनको वोट दिया जाए। इसमें मोर और लेस इस लाइन पर सर्वसम्मति थी। एक आपने जिक्र किया आरजेडी का, रेखा गुप्ता का,
14,000 वोट मिले, 46,000 आरजेडी को पिछली बार मिला। लेकिन एक बयान ऐसे वक्त में जब प्रशांत किशोर जीत जाते हैं उस सीट को, जो सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जिस सीट को, और भाई ये कॉन्फिडेंस लेवल का चरम है ना, क्या कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, और उसके बाद उसी को प्रशांत किशोर ने अपना चुनाव में इनकैश किया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक बयान देख रहा हूं, हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में गए थे सावन के पहले सोमवार को, और उनसे जब सवाल पूछा गया चुनाव के नतीजों के बारे में, तो उन्होंने कहा चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आज तो हम सावन का पहला सोमवार है तो आज हम दर्शन के लिए आए। तो इतना हल्केपन से कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं। एक उपचुनाव है जिसमें आपकी पार्टी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी को 14,000 वोट मिले, वो पार्टी एक तरह से कहें तो बुरी तरह से हारी, और उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेहत पर, और एक चैलेंजर बनकर प्रशांत किशोर आपके सामने खड़े हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में 29 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर भले 4 साल, सवा 4 साल हो, लेकिन इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी हार को। तेजस्वी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोग उन्होंने जीत को अपना टेकन फॉर कैंपेन, ग्रांटेड लेता है, वो हार को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो देखिए रेस में शुरुआत से नहीं थे, और उनको शायद इस बात का हो सकता है अंदेशा हो, इसीलिए वो विदेश के टूर पर चले गए थे। और मैंने अभी हाल में एक रिपोर्ट बनाई थी कि कैसे एटलीस्ट 2019 के बाद एटलीस्ट 6 ओकेजन से इम्पोर्टेंट ओकेजन जब तेजस्वी ने अपना वैनिसिंग एक्ट किया है, कि जब जरूरत है उनकी यहाँ से तब वो गायब मिलते हैं। चुनाव के तुरंत बाद आपका असेंबली का फॉर्मेशन होता है, लीडर ऑपोजिशन गायब है, वहाँ नहीं है, अभी गायब है। लास्ट में आकर के आप रोड शो कर दिए, थोड़ी सी भीड़ जुटा लिए, तो आपको लगा कि नहीं नहीं हमारी तरफ सपोर्ट है। उनको ये देखना चाहिए, रेखा गुप्ता कम से कम 1 दिन 2 बार प्रशांत किशोर से टकरा गई कंस्टिट्यूंसी में घूमते हुए, और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हाथ मिलाया प्रशांत किशोर से, वो मैंने देखा। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि आरजेडी कैंडिडेट कंसीड कर रही है, जो उनको रिएक्शन मिल रहा था। और उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जो कोर यादव मुस्लिम यादव बोला जाता है, मंदिरी इलाके में अच्छा खासा यादव पॉपुलेशन है। वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोग, कहा जाता है कि हम लोग वोट देते हैं राजनीति को, लेकिन प्रशांत किशोर में ही काबिलियत है, ये हरा सकते हैं बीजेपी को। यही बात इवन मोर डोमिनेंटली मुस्लिम के अगेंस्ट में थी। मतलब मैं अब असेंबली कंस्टिट्यूंसी में खैतान मार्केट में घूम रहा है, वो बोलते हुए जा रहा है जन स्वराज जन स्वराज जन स्वराज। ऐसा नहीं कि जीत के बाद बोल रहा हूँ, ये बात मैं पहले लिख चुका हूँ अपनी रिपोर्ट में कि भाई जन स्वराज करके वो जा रहा है, ताकि भूल नहीं जाए, क्योंकि 9वां नंबर पर था, ताकि वो बीजेपी दूसरे नंबर पर, उनका 9वां नंबर पर वो भूल नहीं जाए। तो ये जब फील्डिंग मैंने फील्ड में जो देखी, उनके वोटर्स बहुत वोकल थे, तो हमको लगा हो सकता है कि बैटल बहुत क्लोज है, बीजेपी के वोटर्स साइलेंट हैं, नहीं वोट दे रहे हैं। तो ये एकदम अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि प्रशांत जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी का मशीनरी, सरकार उनके साथ में है, अब व्यवस्था आपके पास है, और इतना माइक्रो मैनेजमेंट है आपका, आप एक-एक बूथ पर आपके 11-11 लोग हैं, उसके बाद भी आप लोग को नहीं निकाल पाए। कहीं मैंने कतार नहीं देखी, जब वोटिंग जिस दिन हो रहा था 30 तारीख को, कहीं कतार नहीं देखी कि हम लोग फोटोग्राफर तरस गए कि एक लंबी कोई लाइन होगी और वहां हमको फोटो खींच जाएगा, वो मिला नहीं। तो बीजेपी कहीं न कहीं अपने काडर को निकालने में, जो लोग निकले उनमें से आपने देखा रिजल्ट आपके सामने में है, ओवरवेलमिंगली प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया। एक चीज बताइए, वोट शेयर मैं निकालता हूं, वोट शेयर चाहिए मुझे प्रभाकर, कि जैसे देखिए, चूंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भी इसकी बात होगी कि बीजेपी को 99,000 वोट इस सीट पर पिछली बार मिला, 50-60 का मार्जिन हर समय होता था नितिन नवीन को, जो अभी 44,800 बीजेपी को वोट मिला। 64,000 मान लीजिए प्रशांत किशोर ने वोट हासिल किए, रेखा गुप्ता 14,000, जो आरजेडी को पिछली बार 46,000 वोट मिला। यहां अगर वोटिंग के लिए मतलब ये जातीय समीकरण देखेंगे तो यादव और मुस्लिम मिलाकर लगभग 20% है। इसके अलावा कायस 14 से 15%, वैश्य 9 से 10-12%, भूमिहार 7-8%, ब्राह्मण लगभग 7%, राजपूत लगभग 5%। मतलब ये क्या टूटा? जैसे बीजेपी का देखें तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ, 90,000 98,000 मिलता था वोट, 44,000, तो एक बड़ा चंक टूटा। आरजेडी का नुकसान हुआ। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने अक्रॉस ऑल कास्ट, हिंदू मुस्लिम सबके वोट काटे, अपर कास्ट के भी वोट उन्हें खासा तादाद मिला। निश्चित रूप से मैंने शुरुआत में कहा कि कास्ट ये ऐसा इलेक्शन था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काश ये मतलब कि पूरे स्टेट में इस तरह का टेम्पलेट हो जाए,
तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा कि बाप हम जाति और रिलीजन को नहीं देखें। यहाँ तो मैंने होते हुए देखा, ये आप सबका कटा। अगर उनकी क्या कंस्टिट्यूएंसी थी? कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। 5-7 हजार वोट आए थे उनको, उनकी कोई उन्होंने मैसिवली दोनों के कंस्टिट्यूएंसी में इरोड किया। आप देखिए, अगर आप बाइफरकेट करेंगे, पता नहीं इलेक्शन कमीशन का कास्ट के हिसाब से वो रिजल्ट देता है कि आई थिंक वो सब नहीं देता होगा, रीजन के हिसाब से देता होगा। तो कदम कुआं सीएसडीएस वाले वगैरह इलाके में, निकालेगा। हाँ, कदम कुआं वाले इलाके में जहां अच्छा खासा कास्ट का पॉपुलेशन है, वहां मोर और लेस मुझे बीजेपी के फेवर में कंसोलिडेशन लगा। लेकिन उसके अन्यत्र मैं कहीं नहीं गया जो कि लगा हो कि ओवरवेलमिंगली या तो यादव आरजेडी को दे रहे हो या मुस्लिम आरजेडी को दे रहे हो, और जो कि एक एक कास्ट लाइन के हिसाब से जो दोनों का प्रेडिक्टेबल है, वो उस लाइन को ब्लर ब्लर देखा। और उसका मैं बराबर बोलता हूँ, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, एक आप 5 अपार्टमेंट की मैपिंग कर लीजिए। अपार्टमेंट में अमूमन सभी जातियों के लोग रहते हैं, और उनके उनकी राय लेने के बाद जो है 3-4 अपार्टमेंट के राय लेने के मैंने देखा कि 10 में से 8 आदमी प्रशांत की अगर बात कर रहा है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग वोकल वोटर्स। वो मुझे लगा कि इन्होंने उस चीज को तोड़ दिया है। और प्रशांत किशोर जिस प्रकार चुनाव के बाद रिलैक्स लग रहे थे, पहली बार वो सेंस मुझे भी आ रहा था कि ये रिलैक्सेशन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस से है। एक ही चीज होल्ड कर रही थी कि यार इतना इतना जल्दी भी इतने आसानी से कैसे होगा? बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का वोट है, उनके लिए इतना बड़ा स्टेक था, कैंडिडेट का सिलेक्शन का चॉइस उन्हीं को दिया गया था। तो सबसे बड़ी हार तो ठीक है बीजेपी की हार है, नितिन नितिन नवीन की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी ना। जिस कंस्टिट्यूएंसी को आप नर्स नर्स कर रहे थे 3 दिन से, आप उसको एक रखना चाह रहे थे एक फॉल बैक के रूप में, एक पॉकेट बारो के रूप में, वो तो आपके हाथ से निकल गया। और बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं कि इंटरनल बिकरिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के अंदर के लोग भी खुश हैं इस हार से। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सेलिब्रेट करने वाले लोग नहीं हैं, सम ऑफ देम आर सेलिब्रेटिंग। तो इंटरनल बिकरिंग अब थी। सेलिब्रेशन की तो तस्वीर एक आ रही थी 10:30 बजे, 10 बजे लड्डू अड्डू वहां बन रहा था बंटने के लिए। पता नहीं वो लड्डू कौन खाया। लेकिन ये बताइए कि यहां से अगर हम ये देखें कि देखिए विधानसभा चुनाव में भी बहुत वक्त है, 30 में चुनाव है, 29 में लोकसभा है, लोकसभा में भी अभी लगभग 2.25 साल लोकसभा चुनाव में भी है। लेकिन यहां से प्रशांत किशोर की जर्नी जो एक 8-9 महीने पहले लगे बहुत बड़े सेटबैक के बाद, एक तरह से इसको कम बैक कहते हैं, और उसके बाद विधानसभा में उनकी मौजूदगी, यहां से बिहार की सियासत को कैसे देखते हैं विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है, उस बयान में उनके निशाने पर सम्राट चौधरी थे, और बहुत मुखरता से सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने टारगेट किया। बल्कि सवाल का जवाब लेने से पहले मैं छोटा सा बयान प्रशांत किशोर का चाहूंगा सम्राट चौधरी के बारे में, जो बोला 30 सेकंड का मैं सुनाना चाहता हूं। ये सुनिए, लाइव सिटीज के हवाले से। मंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। अगर ये आप उन्होंने किसी कहा अपराधी आपराधिक को चरित्र के आदमी को बिहार जो का मुख्यमंत्री बनाया है उसको बदलिए, बेसिक बात। तो उनके निशाने पर सम्राट चौधरी होंगे विधानसभा में, जैसे चुनाव के समय थे, और दूसरा विपक्ष का स्पेस लेने की कोशिश करेंगे। तो वहां क्या आप देखते हैं आने वाले समय में? मैं ये देख रहा हूँ कि पोस्ट नीतीश कुमार एरा में मैं ये देख रहा हूँ इस इलेक्शन को सिर्फ बायपोल नहीं समझा जाए, मैं इसको एक कट ऑफ पॉइंट मांग रहा हूँ। जैसे हम लोग दही का जोरन बोलते हैं ना, जामन जोरन जो भी बोलते हैं, वो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जामन यहाँ से शुरू होता है। मैं इसको ये मान रहा हूँ, ये आरजेडी के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। जो वो कंप्लेसेंट हो गए हैं अपने सोशल कॉम्बिनेशन के रूप में, अगर अगर सही राह पर चले, अगर पॉलिटिक्स से भटके नहीं, जो अपनी कोर आइडियोलॉजी से ये बिटके नहीं, तो जो आरजेडी की कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी को मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से दो फाड़ तो एमवाय का दो फाड़ तो हो जाएगा। ये संकेत तो इसी इलेक्शन में मुझे लग रहा है। कहीं न कहीं एक मुस्लिम वर्ग में एक कॉन्फिडेंस ये जगा है कि ये मेरा नया रहनुमा हो सकता है। अब ये एलीट फीचर है, अर्बन फीचर है, ये बाद में पता चलेगा। अभी बांकीपुर बहुत ही छोटा सैंपल इसको कहेंगे, लेकिन एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मैं जन्म होते हुए देख रहा हूँ।
और 29 की चुनाव के लोकसभा के बारे में तो बहुत नहीं बोल सकता, 30 के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि आरजेडी को इनसे प्रशांत किशोर की पार्टी से, जनसुराज पार्टी से कड़ा संघर्ष मिलने वाला है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में। तो इसलिए 25 में क्या क्या उस हिसाब से नहीं देखेंगे। और पोस्ट नीतीश एरा में ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार बनियन ट्री थे, अब लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू होता है। वहां सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं। अब जनरेशन 2 की लड़ाई शुरू हो रही है, वहां फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो उस हिसाब से भी देख रहेंगे तो बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वहां प्रशांत किशोर जिस प्रकार की नैरेटिव, एक ही चीज उनकी जो कमी होती है, थोड़ा सा जो उनका एरोगेंस हो जाता है, विनम्रता की कभी कल कमी हो जाती है, उनकी पॉलिटिक्स की डेफिसिट में वही देखता हूं, जो कि उन्होंने बहुत कुछ इस इलेक्शन में उस चीज को ठीक किया है। और जिस प्रकार से पब्लिक कनेक्ट को किया है, वो मुझे मच बेटर मेलोड पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन की तरह इस बांकीपुर पोल में लगे बनस्पत की 2025 के बैटल में। तो मैं ये इसको आपके सवाल के जवाब में ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत के रूप में, उसके बीजारोपण के रूप में इसको मैं देखता हूँ। एक बड़ी बात है। और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो इसमें बीजेपी की कितनी हार है? या आरजेडी के लिए तो नुकसान दिखेगा कि एक अपोजिशन स्पेस में अगर प्रशांत किशोर जगह बनाते हैं तो जाहिर है आरजेडी के लिए, उसके वोट बैंक के लिए, एमवाई की आपने बात की, उसके लिए एक झटका होगा। या जो बीजेपी से थके पके नाराज वोटर हैं उनके लिए एक विकल्प दिखेगा। लेकिन बीजेपी के लिए क्या चैलेंज दिखता है? प्रशांत किशोर का इमरजेंस और विधानसभा में एक वोकल वॉइस की तरह, चूंकि शिक्षा, रोजगार, पलायन, इस पर बहुत मुखरता से बाहर बोलना और विधानसभा में बोलना, और उसके बाद इस जीत के साथ एक पटकथा सामने दिखना। देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार 2.0 है। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को ही वो एक तरह से पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार बात किया करते थे, उसी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी, आरजेडी तो जीती नहीं थी, आरजेडी इस सीट को जीती नहीं है, हार तो बीजेपी की है, बीजेपी हारा है। आरजेडी तो हम बात कर रहे हैं कि नंबर 2 की पोजीशन पर 3 पर चला गया, हम ये बात कर रहे हैं। आपका तथाकथित दुर्ग था, आपके नेशनल प्रेसिडेंट का सीट था, 31 बरस से आप लगातार इसको जीत रहे थे। अर्बन कंस्टिट्यूंसी में आपकी बम मानी जाती थी कि आपको कोई नहीं हरा सकता था। जेडीयू भी कहती थी कि भाई आप ही ले लीजिए, पटना साहब लोकसभा लड़ना है तो आप ही ले लीजिए। और जो 4 जो अर्बन कंस्टिट्यूंसी है, जो पटना एक शहर का पार्ट है, वो आप ही लड़ रहे थे। तो सब तरफ से देखिए तो बीजेपी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करती थी, उनको ड्राइंग बोर्ड में फिर से जाना पड़ेगा कि आपको सोशल अरिथमेटिक, सोशल इंजीनियरिंग, गणित कर लेना काफी नहीं है। और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं करती है, उस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को आपको फोर फ्रंट पर लाना पड़ेगा प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए। और जहां तक रही प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री को लक्ष्य बनाने का, तो कोई भी नेता बड़ा होना चाह रहा है तो किसी बड़े पॉलिटिशियन को लक्ष्य बनाता है। तो प्रशांत किशोर ने ये स्टडी शुरुआत से बन रही है कि भाई अगर इफ यू एम बिग, एम फॉर द किंग, ही इज एमिंग फॉर द किंग। चलिए, तो बस हम, आपका भी वक्त है, क्योंकि आप इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी और तमाम तरह की स्टोरीज, खबरें आपको करनी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त दिया संतोष जी। फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। अच्छा है, एक बिहारी होने के नाते मुझे भी लगता है कि ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज विधानसभा में होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर ने चुनाव हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ा, तो इसका उन्हें रिटर्न, एक तोहफा कहें तो बांकीपुर की जनता से जरूर मिला, और ये मिलना भी चाहिए, कोई मैदान में डटा रहे तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।